हेलो ऑल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आज बारिश हो रही है, रेन फॉल हो रही है और ज़बरदस्त, और आज से विपरीत प्रतिकूल मौसम में भी आप लोग उपस्थित हुए हैं और आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और आज का क्लास है, जैसे कि कल के क्लास में हम चर्चा किए थे न्यूट्रिशन का जो टाइप्स है उसके बारे में हम बताए थे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं थाउट्स बताता हूँ डेली का। तो आज का थाउट्स है आपका विचार कि ऑलवेज बी एनर्जेटिक, ठीक है। हमेशा क्या रहना चाहिए, एनर्जेटिक रहना चाहिए, ठीक है। ऊर्जावान हमेशा रहना चाहिए, ठीक है। और हर दिन आपका जो है वो पोटेंसी से भरा होता है, तो हर वो दिन को एनर्जेटिक से बिताइए और ज़्यादा से ज़्यादा आप वर्क को आप कर सकते हैं। अच्छे से अच्छे वर्क को करके आप अच्छा से अच्छा आप अंजाम दे सकते हैं। तो आज का टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण जो है उसको रिएक्शंस आज बताएंगे। फोटोसिंथेसिस क्या होता है बताए थे आप लोग को। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के दौरान ही पेड़ पौधे क्या करते हैं, पेड़ पौधे जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो भोजन बनाते हैं एज ए कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में पत्ती के पहले से ऊतक में। और उस दौरान क्या करता है, शुद्ध ऑक्सीजन गैस, जीवन प्रदानी शुद्ध ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में मुक्त करता है। जितने भी समस्त हरे पौधे हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर और भूमि से जल और खनिज लवण लेकर के कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में पत्ती के पैलिसेड ऊतक में भोजन बनाता है। और इस दौरान, इस अवधि में जीवन प्रदानी जो शुद्ध ऑक्सीजन गैस है वह वायुमंडल में मुक्त करता है, और जिससे क्या होते हैं, समस्त जीवधारी पृथ्वी के सतह पर वह जीवित रहते हैं। मतलब श्वसन प्रक्रिया के दौरान वह ऑक्सीजन गैस लेते हैं, प्लांट्स के द्वारा जो छोड़ा गया शुद्ध ऑक्सीजन गैस है। तो ये सारा जो प्रक्रिया है, यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण। और पिछले क्लास में मैं इसको बताई थी, फिर रिकैपिटुलेशन क्लास हो गया आपका, पुनरावृत्ति फिर दिया गया। तो अब प्रकाश संश्लेषण रिएक्शन भी आप दे सकते हैं, और रिएक्शन मस्ट है। यदि कोई परिभाषा दे रहे हैं तो उसका रिएक्शन भी मस्ट है, ठीक है। तो चलिए रिएक्शन आप दे सकते हैं, जैसे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उसके बाद वाटर, जैसे ठीक है, वाटर किससे लेता है, भूमि से, धरातल से वाटर लेता है। और कहाँ से लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है, पेड़ पौधे, वायुमंडल से, ठीक है। उसके बाद जो है ये किसकी उपस्थिति में बनाता है, क्लोरोफिल होना चाहिए, साथ साथ क्या होना चाहिए, इसके साथ साथ सूर्य का प्रकाश। ये कैटलिस्ट का काम करता है। कैटलिस्ट मतलब उत्प्रेरक बोलते हैं, उत्प्रेरक मतलब कैटलिस्ट, ठीक है। तो कैटलिस्ट क्या है कि कैटलिस्ट एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, केमिकल रिएक्शन को संपन्न कराता है, लेकिन उसमें भाग नहीं लेता। ऑलरेडी ये जो प्रोडक्ट बनेगा इसमें ऑलरेडी उसका अंश नहीं हुआ, लेकिन ये संपन्न कराया फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। जैसे शादी ब्याह में पंडित जी वो क्या किया, शादी संपन्न करा दिया पति पत्नी को, ठीक है। उसके बाद ऐसा नहीं कि पति पत्नी के साथ हो जाता है, ठीक है, सिर्फ क्या कराता है, वह संपन्न कराता है। तो जस्ट लाइक वो कैटलिस्ट का काम किया, ऐसे आसानी से समझ सकते हैं, तो उत्प्रेरक समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं आप। ऑनलाइन जो क्लास कर रहे हैं वो ईयरफोन लगा के प्लीज़ करेंगे आप लोग। एक्चुअली क्या है कि वॉइस कम आ रहा हो, ठीक है। एक्चुअली मेरा मूड ठीक नहीं लग रहा, फेस से लग रहा थोड़ा मूड ठीक नहीं लग रहा। अच्छा ठीक है, धीरे धीरे मूड सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और ये जो क्या होता है कि लेता है, और कैटलिस्ट जो है क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में भोजन बनाता है, C6H12O6 प्लस क्या बनाता है, ऑक्सीजन गैस बनाता है। अब इसको हम बैलेंस भी कर सकते हैं। कार्बन कितना है यहाँ पे, 6 है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, विजिबल है आप लोग को, ठीक है, लगता है विजिबल है, थोड़ा सा जूम कर लेंगे आप लोग, ठीक है। या कुछ लिखने के लिए, नोट्स बनाने के लिए आप जो है इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, या आप जूम कर लेंगे वीडियो को, तो आसानी से होगा। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, स्ट्रेन है थोड़ा सा, और डिस्टेंस हो गया, थोड़ा व्यवस्थित नहीं हो पाया, ठीक है, ओके। तो चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये 6 है कार्बन, यहाँ पर कार्बन कितना है, 6 1 है, तो यहाँ पे 6 दे देंगे। फिर यहाँ पे 12 है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन यहाँ क्या 2 है, यदि 6 दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर ऑक्सीजन यहाँ कितना हो गया 6, और ये जो है 12 6 कितना हो गया 18, यहाँ 6 है, और यहाँ कितना देंगे 18 हो जाएगा, तो 6 देंगे, 6 दूना 12 6 18। इस तरह से आप अनुमान विधि से आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। एक होता है हिट एंड ट्रायल मेथड, 2 मेथड होता है बैलेंस का। यदि दोनों मेथड आसानी से समझना है आपको बैलेंस करने का तरीका, तो यूट्यूब में मेरा क्लास प्रोवाइड किया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं कि जो है कैसे बैलेंस किया जाता है, हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। उसके बाद जो है अनुमान मेथड, जो अलजेब्रिक मेथड, दोनों मेथड से बताया गया, उसमें आप आसानी से पिछले क्लास में आप स्टडी कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम बैलेंस करते हैं, चूँकि टॉपिक से हमारा है
टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे, बहुत सारा फिगर बनाया हुआ। तो यहाँ पर जो है कार्बन 6 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, बैलेंस चेक भी आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन 6 12 हो गया, यहाँ पे 12, फिर जो है ऑक्सीजन यहाँ 6 12 6 18, यहाँ 6 है और 6 12 6 18। इसका मतलब कंप्लीट हमारा बैलेंस हो चुका है। जब कभी भी रिएक्शन मस्ट होता है, जब कभी भी आप परिभाषा देते हैं कोई चीज़ का, तो उसके साथ साथ रिएक्शन भी मस्ट है, उदाहरण देना निश्चित है, ठीक है। उदाहरण देने से क्या होता है, कंप्लीट आपका आंसर होता है, नहीं तो मार्क्स आपका कटेगा। जो भी 3 नंबर या 4 नंबर का पूछेगा तो उसमें एक नंबर जो आपका रिएक्शन में भी देता। इसलिए आप पूरे तरीके से आप डोमिनेंट ढंग से आंसर बनाएं, प्रभावशाली ढंग से, ताकि आपका एग्जामिनर जो है वो मार्क्स नहीं कटिंग कर पाए। इतना अच्छा से बनाए, इंग्लिश हिंदी दोनों लिखिए। साइंस में मैं बताता हूँ इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स करके, आप मिक्स करके इंग्लिश हिंदी दोनों कॉमन रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आगे के क्लास में आपको परेशानी नहीं होगी। तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लिया, जल भूमि से लिया, जल के साथ साथ खनिज लवण भी आ गया, मिनरल्स भी आ गया, और क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश क्या चीज हो गया, कैटलिस्ट का काम किया। और जो कार्बोहाइड्रेट्स हुआ C6H12O6 जो कि एज ए लिक्विड फॉर्म में बना, और जो ऑक्सीजन जो फिर क्या किया वो वायुमंडल में उस दौरान क्या करता है, छोड़ देता है, विमुक्त रिलीज करता है। वो रिलीज जो करता है वही ऑक्सीजन गैस को समझ जीवधारी क्या होते हैं उसको लेते हैं, हम लोग मनुष्य लेते हैं। अभी मनुष्य जो है बहुत ऑक्सीजन के बिना हम लोग नहीं रह सकते। आप लोग जानते हैं अभी अतिरिक्त शक्ति कोरोना काल में ऑक्सीजन लेवल क्या हो रहा है, घट रहा, क्योंकि जो है प्लांटेशन नहीं हो रहा, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करिए। तो ऑक्सीजन गैस हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे लिए नहीं, जितने भी पशु पक्षी है, ठीक है। तो उसके बाद जो है क्या है, जंतु है, एनिमल्स है, मछली है, मेढक है, सबके लिए ऑक्सीजन जरूरी है। हमारे साथ साथ जितने भी पृथ्वी पर जीव है उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, जो कि प्लांटेशन जो है सभी जीव एक दूसरे में बैलेंस रहते हैं। जीवों की संख्या में जो संतुलन आबादी स्तर पर होता है, जो आगे हम क्लियर करेंगे, जो लास्ट चैप्टर हम लोग पढ़ाएंगे उसमें जो है उत्पादक वाला चैप्टर जो पर्यावरण आवर एनवायरनमेंट, उसमें क्लियर करेंगे हम कि सभी जीव एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। उसमें पूरा प्रैक्टिकल कराएंगे कैसे होता है एक दूसरे पर डिपेंडेंट, पूरा ओपन करके बताएंगे, तो उसमें आप समझ पाएंगे आसानी से, ठीक है। तो अभी इतना समझिए कि सभी जीव एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अभी पर्यावरण में प्लांट्स और जो है हमारा मनुष्य का उदाहरण देख लिए। प्लांट्स किस पर डिपेंड करता है, हम पर। हम किस पर डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। ये चीज़ है, और ये रिएक्शन को मस्ट है देना। आप चलिए प्रकाश संश्लेषण हो गया, ठीक है। चलिए अब क्लोरोफिल जो हो गया कैटलिस्ट। क्लोरोफिल एक प्रकार का पिगमेंट्स है, और क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधे के पत्तियों का रंग कैसा होता है। और क्लोरोफिल वह अणु है, वास्तविक अणु, जिसकी उपस्थिति में भोजन जो है खुद बना सकता है पेड़ पौधे, मतलब पेड़ पौधे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन करते हैं। यदि हम लोग में क्लोरोफिल होता है तो हम लोग भोजन खुद बना लेते हैं। क्या हम लोग भोजन के लिए किस पे आश्रित रहते हैं, स्वपोषी पौधे पर, जो पेड़ पौधे हर एक पौधे जो। उसके बाद क्लोरोफिल में क्या सब तत्व रहता है, आयरन भी होते हैं, और सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम होता है। ये क्वेश्चन कंपटीशन लेवल तक पूछता है कि क्लोरोफिल में वैसा कौन सा तत्व होता है, आयरन के साथ साथ मैग्नीशियम तत्व होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद सूर्य की प्रकाश, जहाँ तक बात है कि तेज प्रकाश में जितनी ज़्यादा तेज प्रकाश होगी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया उतना ज़्यादा तीव्र होगी, ठीक है। अभी जैसे बारिश का समय है, रेनफॉल हो रहा, ठीक है, बारिश हो रही है, तो इस पीरियड में क्या फोटोसिंथेसिस हो रही है पेड़ पौधे के द्वारा, नहीं हो रही है। पेड़ पौधे के द्वारा फोटोसिंथेसिस हो रही है, बहुत धीमी, नहीं के बराबर, मतलब नहीं हो रहा, नगण्य हो रही। जब वही जो है आपको क्या हो रहा है कि सनलाइट होगा, जितना ज़्यादा तेज प्रकाश, जितना ज़्यादा तेज धूप होगी, फोटोसिंथेसिस का जो रेट होगा, वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वो क्या होगा, हाई होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। बादल वाले दिन जो है, बारिश वाले दिन, उस समय जो है क्या होता है, कम होता है। हाँ, वो जो पेड़ पौधे भोजन नहीं बना सकते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे वो क्या होते हैं, भोजन नहीं बना सकते। तो जो पहले का बना हुआ भोजन क्या होता है, पहले का जो भोजन बना हुआ वही काम करता है। वो जो पहले का जो बना हुआ भोजन, स्टोरेज एनर्जी हमारे अंदर भी रहता है कि अभी खाना नहीं भी खाएंगे भर दिन तो जिंदा रह सकते हैं। जो हमारे अंदर में स्टोरेज है एनर्जी, जो फैट्स है, चर्बी है, वही जो है आपको काम करता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में जो जमा रहता है, और जो आपको जो स्टॉक है, स्टॉक जो एनर्जी वही आपको काम देता है। जब स्टॉक एनर्जी से आप खत्म हो जाता है तो अब क्या होता है, आप सेंसलेस हो जाते हैं कि हमको ऊर्जा की आवश्यकता के लिए हम लोग क्या फूड टेकिंग करते हैं, हम लोग एनर्जी लेते हैं। ये सूर्य का प्रकाश का कितना परसेंट आप लोग बताए थे पिछले क्लास में, प्रीवियस क्लास में, कि सूर्य का प्रकाश जो है कितना परसेंट हो रहा है, 100% जो सूर्य का प्रकाश निकलती है तो पृथ्वी में कितने परसेंट पहुंच पाती है, मात्र आपका 47%। 47% जो है वो क्या होता है, पहुंच पाती है पृथ्वी के सतह पर।
और 53% क्या हो गया, वो एब्जॉर्ब हो जाती है वायुमंडल में। बहुत सारा धूल कण है, डस्ट पार्टिकल है, डेंसिटी हाई है, कहीं कम है। तो 15 करोड़ किलोमीटर से गुजरते हुए 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है सूर्य का प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। इतनी दूरी कवर करते हुए तब पहुंचती है। तो मात्र 47 में वो पेड़ पौधे जो होते हैं वो कितना % ऊर्जा को यूज कर पाते हैं? पेड़ पौधे जो है कितना % यूज करेंगे फोटोसिंथेसिस में? 47 का 47 करते हैं? नहीं, मात्र 1%। ठीक है, पेड़ पौधे जो है इस फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में मात्र 1% जो है ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। सौर ऊर्जा को 1%, और सौर ऊर्जा का 1% ऊर्जा जो रासायनिक ऊर्जा है उसका, सौर ऊर्जा है, उसको किस ऊर्जा में ट्रैपिंग कर देता है पेड़ पौधे? उसको सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में ट्रैपिंग कर देता है। सौर ऊर्जा जो है, सोलर एनर्जी को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को हम लोग अस्थितिज ऊर्जा भी बोलते हैं। अस्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी में वो ट्रैपिंग कर देता है। ऐसे पैलिसेड उत्तक में जो भोजन बना ये कार्बोहाइड्रेट में, यही जो है सौर ऊर्जा जो है वो रासायनिक ऊर्जा में ट्रैपिंग है, अस्थितिज ऊर्जा में ट्रैपिंग है, पोटेंशियल एनर्जी में ट्रैप कर देता है। ये 1% ऊर्जा काफी है इसके लिए पेड़ पौधे की। अब सोचिए पेड़ पौधे कितना ज्यादा सेक्रीफाइस करता है, कितना बड़ा त्याग है। एक तो जहरीली गैस जो विषैली गैस है वायुमंडल में, जो हमारे लिए बहुत ही घातक है, वायुमंडल के लिए बहुत घातक है, उस विषैली गैस को पेड़ पौधे क्या करते हैं? अपने अंदर समा जाते हैं। मतलब वो फोटोसिंथेसिस में वो अपने अंदर खींच लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। तब सोचिए पेड़ पौधे कितना ज़्यादा सेक्रीफाइस है, कितना बड़ा बलिदान करता है वो जो है हमारे लिए। उनसे सीखना चाहिए हम लोग पेड़ पौधे से। तो मात्र जो है वो जो है क्या करता है, विषैली गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है वायुमंडल में, कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, और दूसरी बात है क्या कि वो जो है 1% ही यूज करता है। सौर ऊर्जा कितना प्रतिशत यूज करता है? 1%। ये दोनों जो है बात जो बहुत ही क्या महत्वपूर्ण फैक्टर है। सबसे पहला विषैली गैस, बहुत जगह कोटेशन लिखा हुआ होता है, रोड साइड में देखते हैं, पेड़ प्लांटेशन होता है, पेड़ पौधे क्या करते हैं, आप विष पीते हैं, मतलब लिखा हुआ रहता है, देखते हैं विष पीते हैं, और अमृत क्या करते हैं? देते हैं। अमृत मतलब देते हैं, मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन गैस। विष पीते हैं मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से है। तो ये चीज फोटोसिंथेसिस समझ में आ गया। फोटोसिंथेसिस कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया किस में होता है? पत्ती में। अपडेटेड यहाँ पर फिगर बनाया हुआ, और ये बच्चों के द्वारा ही फोटो बनाया गया। ठीक है, चलिए फिगर थोड़ा डार्कनेस लग रहा है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो ये जो है आपको ये पत्ती का जो स्ट्रक्चर दिखाया गया, ये माइक्रोस्कोप से फोटो लिया गया। मतलब ये पत्ती में आप देखेंगे इस तरह से दिखाई नहीं पड़ेगा। जब माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से फोटो लेंगे तब ये पूरा जो है स्ट्रक्चर आपको जो है बना हुआ दिखाई पड़ेगा। अब यहाँ पे ध्यान दिए, सबसे ऊपर क्यूटिकल का एक आवरण है। पेड़ पौधे की पत्ती में जो मोटा आवरण होता है, सबसे बाहरी आवरण, उसको हम लोग क्यूटिकल का आवरण बोलते हैं। क्यूटिकल के आवरण से ही बहुत सारा पानी का अंश जो बाहर नहीं निकल पाता। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे क्या होता है कि जैसे मरुस्थल में बहुत सारे पत्ती, मोटा मोटा पत्ती रहता है, तो पानी का अंश ज्यादा नहीं निकल पाता। आप मरुस्थल में देखो, नागफनी का नाम सुने होंगे क्या? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैक्टस। कैक्टस या नागफनी, वो ज्यादातर कहाँ पे उगता है? मरुस्थल में, जो रेगिस्तान होते हैं। ठीक है, बलवायु भूमि में, तो वहाँ यहाँ भी कहीं कहीं मिलता होगा, देखते होंगे, जहाँ बालू वाला क्षेत्र है। ठीक है, नागफनी में क्या होता है? पत्ती नहीं होता। पत्ती, सारा पत्ती जो कांटा के रूप में वो रूपांतरित होता है, कांटा बना हुआ रहता है, सल्क जिसको हम लोग बोलते हैं, कांटा जो है सुल। और उसमें जो पानी जैसे उसको हिलाते हैं, हाथ से नहीं हिलाएगा, कभी कांटा गड़ जाएगा, हो गया, बुखार स्टार्ट हो जाएगा तो बहुत खतरनाक होगा। उसका जो कांटा होता है बहुत नुकीला पिछला होता है, तो उसको क्या डंडा से उसको हिलाइएगा तो उसमें जो थल थल आवाज आएगा, ऐसे झन आवाज आएगा। ठीक है, तो क्या है उसमें? पानी भरा हुआ, तो पानी बहुत कम वाष्पन होता है उसमें, क्योंकि पत्ती उसका तना मोटा रहता है और जो है पत्ता नहीं होता है, तो कांटा के रूप में रूपांतरित होता है। तो आप जानते हैं पत्ती से रंध्र के माध्यम से पानी वाष्पोत्सर्जन के रूप में बाहर निकलता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि नागफनी में पत्ती कांटा के रूप में रहता है, तो पानी बहुत कम मात्रा में निकलता है। मरुस्थलीय पौधे, मरुस्थल में पानी का अभाव होता है, पानी बहुत नीचे तक रहता है। तो नागफनी का जो जड़ होता है बहुत नीचे तक होता है, नीचे से जल जो होता है खींच करके वो बाहर निकाल, अंदर ऊपर की ओर निकालता है, और तना में स्टोरेज रहता है, समय समय उसका यूज करता है। ठीक है, जितने भी मरुस्थल में। और राजस्थान चले जाइए, ज़्यादातर हरे पौधे जो है, ज़्यादा बड़ा बड़ा पौधे वो पेड़ नहीं मिलेगा, ज़्यादातर झाड़ी वगैरह मिलता है वहाँ पर। ठीक है, क्या झाड़ी वगैरह मिलेगा दूर दूर तक, तो मरुस्थल में ही होता है। और झाड़ी में कैसा मिलेगा? पत्ता सूखा हुआ, या कहीं कहीं हरा में मिलेगा, या सूखा कांटा के रूप में रूपांतरित हो जाता है, सूख करके वो कांटा बन जाता है ना। आप मरुस्थल गए हैं ना, राजस्थान आप जाइएगा तो वहाँ देखिएगा। राजस्थान हम सफ़र किए हुए ट्रेन से,
कोटा भी गए हैं, जोधपुर भी गए हैं, तो ज़्यादातर जो ट्रेन सफ़र करती है दूर दूर तक नज़र आता है। आप लोग जो नहीं गए हैं तो पिक्चर या धारावाहिक या सीरियल में आप लोग देखते होंगे राष्ट्रीय मनोस्थल। भारत का सबसे बड़ा मनोस्थल कौन है? थार। थार जो कि राजस्थान में है, ठीक है। वर्ल्ड का सबसे कौन है? सहारा। हाँ, वर्ल्ड का सहारा, ठीक है। तो वर्ल्ड का सहारा मनोस्थल है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, तो ये जो है यहाँ पर ये पत्ती का क्यूटिकल का आवरण, ये क्यूटिकल का आवरण, उसमें नागफनी का पत्ती में क्या होता है, नागफनी में जो होता है तना में ज्यादा होता है, क्यूटिकल का मोटा परत होता है, जिसके कारण पानी का ज्यादातर क्षय होने नहीं देता, वायुमंडल में सूखता नहीं। ये पत्ती में होता है। उसके बाद ये उसके नीचे का एपिडर्मिस, ये परत जो होता है अंदर का जो लेयर है एपिडर्मिस कहलाता है। अंदर में जो देख पा रहे हैं हम लोग में एपिडर्मिस कहलाता है। ये त्वचा स्किन है। स्किन जब ये पे किसी कारण से मतलब छिलाता है, मतलब इसको जब घर्षण हो जाता है किसी कारण से, तो क्या होता है कि ये जो है स्किन छिलाने के बाद स्किन का ये कलर किसके कारण होता है? मेलानिन बढ़ने के कारण, मेलानिन पिगमेंट्स होता है इसलिए से। तो ये छिलाने के बाद इसमें व्हाइट कलर का होता है, देखते होंगे व्हाइट कलर का निकलने में व्हाइट में छिद्रदार दिखाई पड़ेगा, ऐसे छिद्र दिखाई नहीं पड़ेगा। ये छिला जगह व्हाइट निकलेगा तो इसमें श्वेत ग्रंथि होता है, उसी के माध्यम से पसीना जो बाहर निकलता है, एक्सीलेशन होता है, मतलब अंदर का हानिकारक पानी क्या हो रहा हुआ बाहर निकल रहा। और उसके बाद जो अंदर में फिर जो है उसके बाद जो है एपिडर्मिस निकलता है। एपिडर्मिस जो है इसका व्हाइट लेयर के पास जो एपिडर्मिस जो होता है वही जो है परत है, एक प्रकार का तेलीय परत होती है वहां पर, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पत्ती में भी एपिडर्मिस लेयर होता है, ठीक है। 7 लेयर्स होता है इसमें त्वचा में, ठीक है। वो सारा लेयर्स खत्म हो जाएगा तो जो है वो कट जाता है मांस, तो धीरे धीरे घाव भरने में क्या होता है उसका पुनरुद्धारण सेल्स जो है वो आएगा, नया सेल्स, तो टाइम लगता है उसमें, क्योंकि एक लेयर नहीं होता। कितने लेयर होते हैं? 7 लेयर होते हैं। पत्ती में उसी तरह से क्यूटिकल है, एपिडर्मिस है, पत्ती में उतना लेयर नहीं होता है मनुष्य के जैसा, ठीक है। 2-3 लेयर होता है। उसके बाद पैलिसेड पेरेन्कामा है, इस टाइप का जो है स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पर, इसको कौन सा स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं पैलिसेड, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रक्चर इस टाइप का बना हुआ, इस टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैलिसेड पेरेन्कामा, ठीक है, पैलिसेड, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पर लिखा हुआ यहाँ चला गया, ये आपको पैलिसेड पेरेन्कामा इस टाइप का होता है, ठीक है। ये पहले बहुत सारा देखिए यहाँ पैलिसेड पेरेन्कामा, ये प्रकार का टिश्यूज है, उत्तक है, पत्ती में स्पेशल होता है। इसका क्या काम है? फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है वो इसी पैलिसेड उत्तक में होती है। जो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होगी पैलिसेड उत्तक में ही भोजन बनता है। एज ए कार्बोहाइड्रेट्स का रिएक्शन बताएगी आपको, कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में जो भोजन बना किस उत्तक में होता है? इसी पैलिसेड, यही कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में भोजन बनता है। कैसा बनता है? सॉलिड या लिक्विड या गैस, किस रूप में भोजन बनता है? लिक्विड रूप में। और लिक्विड रूप में भोजन किस उत्तक में बनता है? इसी पैलिसेड उत्तक में बनता है, जमा हो जाता है फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के दौरान, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर ये बहुत सारा यहाँ पे इस टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस टाइप का स्ट्रक्चर, इसको हम लोग कहते हैं जाइलम, ठीक है। और इसको जो बाहरी स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लोएम, ठीक है। जाइलम होता है और क्या होता है? फ्लोएम होता है, ठीक है। फ्लोएम जो होता है, जाइलम जो होता है, जाइलम इस टाइप का स्ट्रक्चर जो होता है, इस टाइप का स्क्वायर टाइप का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जाइलम। जाइलम का दूसरा नाम क्या होता है? जाइलम का दूसरा नाम होता है दारू उत्तक, दारू भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और फ्लेम का दूसरा नाम क्या होता है? फ्लेम का दूसरा नाम होता है बास्ट उत्तक, हाँ, बास्ट उत्तक या फ्लेम उत्तक, ठीक है। और फ्लेम का उत्तक जो होता है गोल टाइप का, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इसमें बहुत सारा जाइलम फ्लेम स्ट्रक्चर दिखाया गया। इस सब देख रहे हैं यहाँ पर, क्या देख रहे हैं? ये सब बहुत सारा जाइलम फ्लोएम मिक्स होता है। जाइलम का जो कोशिका होता है थोड़ा स्पंजी होता है, थोड़ा सा बड़ा साइज का होता है, थोड़ा सा स्थूलित होता है। और फ्लोएम का जो कोशिका होता है वो क्या होता है? छोटा गोल टाइप का आकृति होता है। और जाइलम स्पाइरल होता है, थोड़ा सा उसकी आकृति स्पंजी और स्थूलित होता है। जाइलम में क्या भरा भरा रहता है पता है? जाइलम में जल भरा भरा रहता है। उसका काम क्या है कि जल जो है, जल को जो है पूरे पत्ती में ही नहीं है, लीफ का स्ट्रक्चर यहाँ दिखाया गया, अंदरूनी इंटरनल पार्ट्स का। तो यदि जाइलम का जो स्ट्रक्चर, उसका जो संरचना होता है प्लांट्स में, पूरे उसका प्लांट्स में नीचे से ऊपर तक होता है, मतलब जड़ से लेकर पत्ती तक होता है, पूरे संपूर्ण भाग में जाइलम फैला हुआ था। और फ्लोएम भी फैला हुआ रहता है, ठीक है। तो जाइलम ये हो गया। और फ्लोएम जो इसका नाम है बास्ट उत्तक भी। फ्लोएम जो है ये बहुत सारा स्ट्रक्चर यहाँ दिखाया गया पत्ती में। अब फ्लोएम का क्या काम है, जाइलम का क्या काम है? जाइलम का क्या काम है ऑलरेडी पहले पिछले क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। जाइलम का ट्रिक्स याद रखना है, और क्या क्या ट्रिक्स हम बता देते हैं यहाँ पर। जाइलम के टी, ठीक है।
और जालम का जौ से क्या हो गया बताइए। जौ से यदि भूल गए आप तो इसको याद रखने का ट्रिक है, स्पेशल ट्रिक, किशन सर का स्पेशल ट्रिक। जौ से क्या हो गया जल। जल, और जौ से क्या हो गया जालम। जौ से जालम, जौ से क्या हो गया जल हो गया। तो जौ से जालम और जौ से जल हो गया। तो क्या हुआ, यदि आप भूल गए कि जालम क्या करता है, काम क्या करता है, तो इसको याद रखने का ट्रिक है कि जालम क्या काम करता है। क्या काम करता है बताइए। जल और जल के साथ साथ खनिज लवण भी जाएगा, मिनरल्स। जल और खनिज लवण को नीचे से लेकर के क्या करता है, वो भूमि से एब्जॉर्ब करके पौधे के विभिन्न भागों तक ऊपर तक पहुंचाता है। बस क्लियर है। यदि आप भूल गए, कंफ्यूजन हो गया, तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए के ट्रिक्स है, बहुत सारे के ट्रिक्स है। ठीक है, जौ से जालम, जौ से जल। आप चलिए फ्लोएम। फ से क्या हुआ बताओ। फ से फल, फ से फ्लोएम। कितना अच्छा ट्रिक है। फ से फ्लोएम, फ से फल। फल मतलब क्या हुआ बताओ। फल का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, एक समझना है। भोजन, फल मतलब हम भोजन लेते हैं, क्या फलाहारी करते हैं हम लोग नवरात्रि में, या बहुत सारा ऐसा। ठीक है, बाबा रामदेव 6 महीना साल भर तक फल खा के रहता है, तो भोजन किया ना। फल खाया तो भोजन तो मिला। तो फ से फल, फ से भोजन, मतलब फ्लोएम। तो कहने का मतलब फ्लोएम क्या काम करता है। फ्लेम का काम है कि फल और जो है मतलब भोजन को जो है वो जो ग्लूकोज जो बना, कार्बोहाइड्रेट्स बना, कहाँ पे, पत्ती के पैलिसेड उत्तक में बना। ये पैलिसेड उत्तक में जो भोजन बना, उस भोजन को क्या करना, पौधे के संपूर्ण भाग तक क्या करना, उसको पहुंचाना, मतलब नीचे तक पहुंचाना, जड़ की कोशिकाओं तक पहुंचाना, ऊपर से लेके जड़ तक। उसका ब्रांचेज है बहुत सारा, टहनी निकला हुआ, तो सभी अंतिम छोर तक उसका काम है पहुंचाना। जाला ये फ्लोएम का भोजन को एज ए लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में है, इसलिए वो एब्जॉर्ब होते होते एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे से तीसरे सेल, इस तरह से ट्रांसफर होते हुए, रिश्ते हुए पूरे शरीर के जो बॉडी जो है उसका जो है प्लांट्स का जो पार्ट्स है, उसका शाखा है, पत्ती है, जड़, तना है, पत्ती, सभी भाग तक उसको पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, ये काम है फ्लोएम का। समझ में आ गया। ट्रिक्स जो है कैसा लगा ये जो है। हाँ, ये आप कंफ्यूजन होने नहीं देगा आपको। आप कंफ्यूज हो गया स्टूडेंट जो है, उसमें जो है बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं, जालम फ्लोएम क्या काम, उल्टा पुल्टा हो जाता है। पूजा जालम फल हो जाता, भोजन पहुंचाता। कैसे भाई, जौ से जालम बता दिया है, जौ से जल हुआ, तो इसका मतलब जालम का काम है जल और खनिज लवण को पहुंचाता। फ से फ्लोएम हुआ, फ से फल हुआ, मतलब फ्लोएम का काम है भोजन को पहुंचाने का काम करता है। पत्ती में जो बना, पौधे के विभिन्न भाग तक भोजन पहुंचाता है। क्या क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन भी होगा तो आप कॉमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएंगे आप। ठीक है, तो चलिए उसके बाद चलिए अब जो है नीचे आ जाइए। ठीक है, लिखा हुआ बहुत ही कम स्ट्रक्चर, ये जो निचला एपिडर्मिस है, यहाँ लिखा हुआ निचला एपिडर्मिस। ठीक है, इसको जूम करके देखिएगा, छोटा सा लिखा हुआ मार्क। ठीक है, थोड़ा डार्कनेस ज्यादा आज जो है कि वर्षा हो रही है और बादल बहुत सारा था आज मॉर्निंग में इसे, तो इसलिए ज्यादा मतलब अंधेरा है, डार्कनेस ज्यादा है वायुमंडल में, तो इसलिए रूम में लाइट जलाने के बाद भी डार्कनेस आ रहा, शायद मेरा फेस भी डार्कनेस आ रहा पूरा। ठीक है, पहचान भी नहीं पा रहे होंगे। चलिए, तो मेरा आवाज सुनेंगे तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो है निचला एपिडर्मिस है, नीचे में जो है। ठीक है, तो ये निचला एपिडर्मिस जिस तरह से ऊपर में है, नीचे भी होगा। ठीक है, लेयर होता है पत्ती का, ऊपर वाला लेयर फिर नीचे वाला लेयर। अब उसके बाद यहाँ पर आ जाइए एस्टोमेटा, यहाँ एस्टोमाटा लिखा हुआ। एस्टोमेटा का दूसरा नाम होता है रंध्र होता है। ठीक है, इसका। ठीक है, सुनने पे ध्यान दीजिए, यदि दिखाई विजिबिलिटी नहीं होगा तो सुनने पे ध्यान देंगे। एस्टोमेटा यहाँ लिखा हुआ, एस्टोमेटा, या इसको हम लोग बोलते हैं रंध्र बोलते हैं। और रंध्र जो होता है यहाँ छिद्र बना हुआ है, पत्ती में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और पत्ती में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसी छिद्र को क्या नाम दिया गया है, रंध्र या एस्टोमेटा। उसी रंध्र या एस्टोमेटा के माध्यम से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है अंदर इनपुट होती है और ऑक्सीजन जो है वो आउटपुट होती है, बाहर निकलती है फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के दौरान। किसके माध्यम से, इसी रंध्र या एस्टोमेटा के माध्यम से। उसी रंध्र या एस्टोमेटा से पानी का भी अंदर बाहर होता है, पानी जो है बाहर निकलती है वाष्पोत्सर्जन के तौर पे। ठीक है, पानी जो पत्ती से बाहर निकलती है। तो ये रंध्र या एस्टोमेटा बहुत ही महीन होता है, पत्ती में से नहीं दिखाई पड़ेगा। ये जो जूम फोटो दिखाया गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखाया गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हम क्लास में नहीं लाए, सॉरी, ये बुक्स में छापा गया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को बुक्स में छाप करके ये फोटो बनाएगा, वो फोटो को हम यहाँ पे बना करके तब आप लोग को एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब ये रंध्र या एस्टोमेटा को आप देख सकते हैं कैसे, थोड़ा सा आंशिक रूप से दे सकते हैं। जब पत्ती मोटा पत्ती और पतला पत्ती में पता नहीं चलेगा, उसको आप
फाड़िएगा, 2 पार्ट्स में उसको अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे तो पूरा कट जाता है, क्योंकि पतला पत्ती रहता है। मोटा जो होगा जैसे पीपल का या आम का या कटहल का, जब आप फाड़ेंगे उसको पत्ती को देखेंगे जाली टाइप का निकला है, जाली टाइप का, ठीक है, ठीक है। तो उस टाइम में जाली जैसा जो निकल रहा तो वो जो छिद्र दिखाई पड़ेगा आपको, बहुत सारा उसमें जो है क्या होते हैं, उसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं, ठीक है, बहुत सारे उसमें पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं। तो वही जस्ट लाइक वही स्टोमेटा या रंध्र है, ठीक है। तो वही स्टोमेटा या रंध्र है, इसी के माध्यम से आपको कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या होगा, इसमें परिवहन होगा, ठीक है। आप चलिए उसके बाद आ जाइए, आप जो है यही देख रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इन कर रहा है, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, इससे इन करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड इनपुट होगा और जो आउटपुट क्या होगा, ऑक्सीजन गैस आउटपुट होगा। इसी तरह से बहुत सारे होते हैं, 1 या 2 या फोटो में बनाया गया, लेकिन इस तरह से बहुत सारे होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जूम कम आ रहा है, ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जूमिंग थोड़ा सा नजदीक और होना चाहिए, ठीक है। कल से इसको जो व्यवस्थित कर दिया जाए आगे थोड़ा करके, ताकि जूम आ जाएगा तो अच्छा लगेगा, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसी स्टोमेटा को बड़ा फोटो यहाँ बनाया गया, ठीक है। इसी जूम को क्या किया गया, यहाँ पे बड़ा फोटो है, छोटा जो है छिद्र को ही क्या किया गया, बड़ा फोटो जो है यहाँ पे बनाया गया। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे बड़ा फोटो जो है। हाँ, अब यहाँ पर स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है देखिए, ये जो एपिडर्मिस, बहुत सारा क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें, और यहाँ पर, और इसमें एपिडर्मिस भी होता है, एपिडर्मिस यहाँ पर, ठीक है, और एपिडर्मिस, और ये जो बाहरी स्ट्रक्चर एपिडर्मिस कहलाता है। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट भी है, क्लोरोप्लास्ट के पेड़ पौधे के पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा होता है, पहले से जान रहे हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो है, ये क्या स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको लोग गार्ड सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, GUARD, गार्ड सेल। गार्ड सेल मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं रक्षक कोशिका। हाँ, रक्षक कोशिका। हाँ, गार्ड सेल का दूसरा नाम है, हिंदी नाम है, उसको रक्षक कोशिका बोलेंगे हम लोग। गार्ड सेल का क्या काम है, इसी रंध्र या छोटा सा छिद्र था, इसी छिद्र को हम लोग यहाँ पे क्या बनाया गया, यहाँ बनाया गया, जूम करके फोटो बनाया गया गार्ड सेल्स को, और जूम करके जो फोटो बनाया गया गार्ड सेल, इसी गार्ड सेल के माध्यम से क्या होता है, इसी गार्ड सेल का क्या काम है, वर्क, क्या फंक्शन। गार्ड सेल जैसे ही पानी, जैसे ही अंदर से जैसे क्या होता है, ऑक्सीजन निकला प्लांट्स का जो पेलिसेट तक से ऑक्सीजन निकला, तो यहाँ पर गार्ड सेल में प्रेशर बना, प्रेशर बनने के बाद जो होता है गार्ड सेल क्या हो जाता है, खुल जाता है, गार्ड सेल खुल जाता है। और गार्ड सेल खुल जाने के बाद क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो ऑक्सीजन वहाँ जमा हुई है, तो सारा ऑक्सीजन गैस जो है क्या होता है, बाहर निकल जाती है, सब वायुमंडल में चले जाते हैं। जैसे ऑक्सीजन बाहर निकली, गार्ड सेल या प्रेशर कम हुआ, गार्ड सेल फिर से क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। गार्ड सेल फिर से क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है पूरा, वो बंद हो गया, परिवहन बंद हो गया वहां पर। फिर क्या हुआ, फिर ऑक्सीजन गैस यहाँ गया, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया चलती रहती है भर दिन, ठीक है, सनलाइट में। तो जैसे यहाँ पर पहुंचा ऑक्सीजन गैस, फिर गार्ड सेल खुल गया, फिर जो है क्या हो गया, ऑक्सीजन गैस निकल गया। फिर ऑक्सीजन गैस जिस समय निकला, उस समय जो फिर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, इन कर गया, इन कर गया, तो वही गार्ड सेल उसी के माध्यम से, छिद्र के माध्यम। गार्ड सेल का काम है, फाटक दरवाजा है ना, जैसे दरवाजा हो गया, गार्ड जैसे रखते हैं ना, हम अपना मकान बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, वहाँ पर गेट की रखते हैं, मतलब गार्ड रखते हैं, है ना, बहुत सब जगह रहता है, होटल में सारा जगह। तो वो गार्ड का क्या काम, गेट खोलना और लगाना, बस उसी लायक, जस्ट लायक यहाँ पे वही चीज है। गार्ड सेल का काम वही है, गेट खोलना और लगाना। हाँ, ऑक्सीजन को बाहर निकालना है, कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ अंदर ले जाना है, ये गार्ड सेल का काम है। उसी तरह से वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया भी होती है, पानी बाहर निकलता है। कैसे भाई, जैसे यहाँ पे पानी जमा हो गया, यहाँ पर पानी जैसे जमा हो गया, यहाँ पर प्रेशर बना, और प्रेशर जैसे बना, गार्ड सेल क्या हो गया, खुल गया। नींद में भी रहा, गार्ड वहां पर सोया हुआ है, वहां पर गेट पर ऐसे झूम रहा है, ऐसे सोया हुआ, तो सोया हुआ है तो उसको बोलते हैं, नोक करते हैं, एक्सक्यूज मी गेट ओपन, तो उसको बोलते हैं। अचानक नींद टूटा, उसका गेट खोला, फिर गया, फिर गेट बंद कर। उसी तरह से यहाँ गार्ड सेल एकदम पूरा नींद में भी रहा, बंद हो गया, प्रेशर मारा, धक्का मारा कस के उसको, ठीक है, उसको जगाया, ठीक है, तो जगाया, उसको धक्का मारा, तो वहाँ क्या हो गया, गार्ड सेल खुल गया, ओपन हो गया, ठीक है। फिर क्या हो गया, पानी बाहर निकल गया, पानी बाहर निकला, फिर गार्ड सेल क्या हो गया, समझ में आ रहा, ठीक है, पूरा ओपन करके बता रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए समझने में। अब है क्या यहाँ,
गार्ड सेल बंद हो गया, बाहर निकल, खुलना बंद होना, गार्ड सेल का ये रंध्र में चलता रहता, पूरे रंध्र का स्ट्रक्चर है, और रंध्र में ही गार्ड सेल होता है। पूछता है क्वेश्चन, गार्ड सेल जो होते हैं वह रक्षक कोशिका किस में पाए जाते हैं? पत्ती में पाए जाते हैं। कौन सा अंग में पाए जाते हैं? पत्ती में। और पत्ती के आप कौन सा भाग में पाए जाते हैं? पार्टिकुलर कौन सा ऑर्गन? तो रंध्र में, स्टोमेटा में। क्लियर है? गार्ड सेल कहाँ होते हैं? स्टोमेटा में। स्टोमेटा कहाँ होता है? पत्ती में। पत्ती कहाँ होते हैं? पेड़ में। पेड़ कहाँ होते हैं? जमीन में। जमीन कहाँ होता है? ब्रह्मांड। तो ये चीज है आपका गार्ड सेल, इसको समझना अच्छा से। अब है क्या, बाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया जो होती है वो धीरे धीरे पानी का अंश जो है जो फुहारा के रूप में निकलती है, फुहारा के रूप में। पूरा वो पतला होता है फुहारा, तो देख नहीं पाते आप। वो देखने के लिए माइक्रोस्कोप लगाइएगा तब दिखाई पड़ेगा आपको। पत्ती से, पेड़ से, जहाँ पेड़ है पेड़ के चारों बगल से पानी निकल रहा है, चारों साइड से। आप लोग गर्मी के वेदर में जाते होंगे साइकिलिंग करते हुए, या जहाँ पेड़ मिलता है या आंगन में दरवाजे पर, तो कैसा महसूस होता है वहाँ बैठते? ठंडा। क्यों? क्योंकि वो पानी का फुहारा निकल रहा, बहुत महीन निकलता है, पतला। और इतना महीन पतला फुहारा निकलता है उसको हम लोग नहीं देख सकते। जैसे निकला पतला महीन फुहारा, वो क्या होता है, वायुमंडल की गर्मी के कारण वह सोख लेता है, और सोख लिया वायुमंडलीय गर्मी का, वहाँ का हवा को क्या कर दिया? ठंडा कर दिया। इसलिए हमको ठंडक महसूस होता है पेड़ पौधे के नजदीक। ठीक है, यही कारण है। और जहाँ पे पेड़ पौधे ज्यादा रहेगा वहाँ वर्षा भी ज्यादा होगी। बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? हाँ, बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा होती है किशनगंज में होती है। किशनगंज में ज्यादा पेड़ पौधे हैं। पहले पूर्णिया में ज्यादा था, तो बिहार में सबसे ज्यादा बारिश पूर्णिया में होती है। इसका नाम होता है पूर्ण अरण्य। अरण्य मतलब जंगल, पूर्ण मतलब पूरा, पूरा जंगल था, उसी से पूर्ण अरण्य से नाम पड़ा पूर्णिया। तो अभी जंगल कम हो गया वहाँ पर, बहुत सारा होता है ना, आबादी बढ़ती है, खेत खलिहान को बना करके, काट करके खेत खलिहान बना दिया, फैक्ट्री बना दिया, घर बना दिया, तभी किशनगंज जो है ज्यादा चला गया। ठीक है, बारिश वहाँ ज्यादा होती है। तीनों जिला में सबसे निरक्षर जिला किशनगंज था पहले का जनगणना के अनुसार। लेकिन अभी के जनगणना के अनुसार अररिया, पूर्णिया और किशनगंज में सबसे ज्यादा साक्षर जिला कौन हो गया? किशनगंज सबसे नंबर 1 पे बेचा चल गया। ठीक है, हाँ, उसके बाद आ जाता है तो अररिया सेकंड में है, पूर्णिया थर्ड स्थान में, तो लास्ट में है तीनों में। तो सबसे पहला अभी बाजी मार लिया किशनगंज। तो इस तरह से पूरे जो है क्या है, जैसे भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? माशिनराम में, मेघालय। तो क्या वहाँ वृक्ष की संख्या ऑलरेडी ज्यादा हो, वाष्पन ज्यादा हो, वाष्पोत्सर्जन ज्यादा हो, तो वह वाष्प बन के ऊपर उड़ेगा, बादल बनेगा, फिर संघनित कंडेंसेशन होके वही पानी की बूंद के रूप में टपकने लगा, उसी को तो हम लोग वर्षा कहते हैं। इस तरह वाटर साइकिल कंटिन्यू चलता रहता। तो कहने का मतलब इसको आप नहीं देख सकते हैं वाष्पोत्सर्जन को, पानी का फुहारा। तब एक प्रैक्टिकल करिए, सबसे अच्छा सिंपल प्रैक्टिकल है। ठीक है, आप क्या करिए, ठीक है, अभी वर्षा का समय नहीं होगा, जिस समय जो है तेज धूप होगी उस समय भी कर सकते हैं। अभी वर्षा है तो बाहर से भी पानी सट जाता है, पानी एब्जॉर्ब हो सकता है। क्या करें, जैसे मौसम अच्छा रहेगा उसमें क्या करना है, एक पत्ती कोई होगा आपका प्लांट, कोई होगा ना, आम का टहनी या कुछ भी होगा या कटहल का, तो उस पत्ती में क्या करेंगे आप, प्लास्टिक को बांध दीजिएगा। पत्ती को क्या करेंगे, प्लास्टिक अच्छा वाला लेना, उसमें पानी का अंश नहीं होना चाहिए, सूखा हुआ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होना चाहिए, अच्छा वाला। ठीक है, नया प्लास्टिक जो धुंधला नहीं हो। उस प्लास्टिक को क्या करेंगे, उस पत्ती जो है, पत्ती में लीफ पे क्या करेंगे, घुसा देंगे। ठीक है, जैसे ये लीफ बना हुआ है, यहाँ पे पत्ती बना हुआ, प्लास्टिक को लेंगे, प्लास्टिक को इसमें जा करके इसमें ऐसे करके बांध देंगे पूरा, और इसको बांध देंगे ताकि बाहर से कुछ अंदर प्रवेश नहीं करे, मतलब कोई भी डस्ट या हवा का प्रेशर कुछ भी नहीं जाए। तो प्लास्टिक को पूरा बंद करके इसको पैक कर देंगे, पूरा पैक कर देंगे। उसके बाद कुछ देर तक उसको छोड़ देंगे, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, जितना आपको मन है, 2 घंटा से ज्यादा छोड़ देंगे। ठीक है, तो छोड़ देने के बाद क्या होता है, जब आप उसको देखने जाएंगे प्लास्टिक को खोलने के लिए, या बाहर से भी देखेंगे, तो देखेंगे पानी का जो अंश प्लास्टिक के अंदर आ गया, फुहारा टाइप का बूंदा बूंदा आ गया। ठीक है, या आप जब खोलेंगे उसको प्लास्टिक में, या बूंदा नहीं भी आया तो थोड़ा सा भी 10%, 5% पानी का अंश होगा। जब उसमें हाथ घुसाएंगे प्लास्टिक को खोल के, तो उसमें पानी का अंश ऑलरेडी होगा। इससे क्या स्पष्ट होता है, इस प्रैक्टिकल से, इस प्रयोग से क्या मतलब स्पष्ट होता है बताइए, कि इससे क्या स्पष्ट होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो रही है पत्ती में। वो पानी पहले वैसे दिखाई नहीं पड़ रहा, क्यों नहीं दिखाई पड़ता है, वायुमंडलीय टेम्परेचर ज्यादा होता है, वायुमंडलीय टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण वो पानी जैसे ही निकलती है, निकलने के साथ ही वो क्या होती है, सोख लेती है, मतलब वायुमंडलीय गर्मी कारण, टेम्परेचर कारण एब्जॉर्ब हो जाती है, वहाँ का वायु ठंडा हो जाती है, लेकिन उसको हम देख नहीं सकते हैं। इसको प्रैक्टिकल करने के लिए प्लास्टिक वाला प्रैक्टिकल आप आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, प्रैक्टिकल है, ऐसा आप आंसर भी दे सकते हैं यदि पूछेगा था। और ये चीजें, एक पत्ती का भी आप फोटो बनाया गया था यहाँ पे, ये आप देख पा रहे पत्ती है,
और पत्ती को में क्या लिखा हुआ, क्लोरोफिल प्लस जल ग्लूकोज ऑक्सीजन, ठीक है। ये सारा प्रक्रिया होती है। जल का क्रिया होती है, ग्लूकोज भी होता है, जो कि ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट पहले सेट में जमा होता है। ऑक्सीजन पत्ती से ही निकलता है, जो कि रंध्र के माध्यम से स्टोमेटा के द्वारा गार्ड सेल हेल्प करता है उसको। जल एब्जॉर्ब, जल जो होता है वाष्पोत्सर्जन के रूप में बाहर निकलता है पत्ती से ही, रंध्र से ही। उसके बाद क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के कारण ही पत्ती का रंग कैसा होता है, हरा होता है। आप लोग जान रहे क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व की प्रधानता अधिक होती है। और क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहा जाता है, इसको याद रखिएगा आप लोग। ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है जो आपका 2022 में एग्जामिनेशन होगा, माध्यमिक परीक्षा जो होगी, ठीक है, जो आपका प्रवेशिका एग्जाम होगी, ठीक है। प्रवेशिका में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट वीवीआई है कि पत्ती को, क्लोरोफिल को कौन सा प्रकाश संश्लेषी इकाई किसको कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन मिलेगा, तो क्या मारना है आपको, क्या टिक लगाना है, ठीक है, चूज करना है आपको क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहा जाता है। यदि ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि किस अंग को, ठीक है, प्रकाश संश्लेषी अंग किसको कहा जाता है, पौधे में प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहा जाता है, क्या बताइएगा, आंसर क्या मारिएगा, नहीं, ये स्टूडेंट आप अभी आंसर गलत बताएं। क्लोरोफिल हमने क्या बोला कि प्रकाश संश्लेषी अंग, तो क्लोरोफिल एक प्रकार अंग नहीं है, वो यूनिट्स है, इकाई है क्लोरोफिल, ठीक है, पिगमेंट्स है, वर्णक एक प्रकार का। हम बोले कि प्रकाश संश्लेषी अंग किसको कहा जाता, ऑर्गेन किसको कहा था, तो क्लोरोफिल ऑर्गेन थोड़ा है, वो क्या एक प्रकार यूनिट्स है, इकाई है। हम पूछे अंग, पूछे प्रकाश संश्लेषी अंग किसको कहा जाता, तो वो पत्ती है भाई, पत्ती अंग है। पौधे के कितने अंग होते, बचपन से करते आ रहे हैं, 4 क्लास 5 क्लास से क्या पढ़ते आ रहे हैं, जड़, सबसे पहले जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, जड़, तना, पत्ती, फूल और फल, जड़, तना, पत्ती, फूल और फल, 5 गो है ना, इम्पोर्टेंट पढ़ते आ रहे। तो पत्ती क्या है, अंग है। क्वेश्चन हमने क्या पूछा कि किस, हाँ, किस अंग को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा, पत्ती में, पौधे में प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहा जाता है, पत्ती को। तो पत्ती अंग है, 5 अंग मुख्य रूप से। आप लोग 4 क्लास 4th 5 से आप लोग पर्यावरण स्टडीज से पढ़ते हुए आ रहे हैं अभी तक, ठीक है, पत्ती अंग। तो स्टूडेंट 90% स्टूडेंट यही कंफ्यूज कर जाता है, जैसे आप कंफ्यूज किया, अभी आंसर गलत मार दिए। हम पूछे कि प्रकाश संश्लेषी अंग किसको कहा था, आप बताए क्लोरोफिल। इसी तरह से एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में गलत मार देते हैं स्टूडेंट्स। और ऑनलाइन के माध्यम से हम ये भी संदेश देना चाहते हैं कि भारत के सभी बच्चों को कि आप जो है जब भी एग्ज़ाम देते हैं, आप जो जब पेपर आप बनाते हैं, सॉल्व करते हैं उत्तर पुस्तिका में, तो उसमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं तो उसको जो ध्यानपूर्वक पढ़ना, पहले चारों ऑप्शन को पढ़ना, पहले क्या करना, ट्रिक्स अपनाना है, कौन सा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं, 3 ऑप्शन को छांटना, ये नहीं हो सकता, कौन सा सबसे सुटेबल है इसमें, तो वो ऑप्शन मारना है 4। अभी तो आपका जो 10th लेवल में क्या है कि जो है आंसर जो है आपका एक ही होगा चूज करने के लिए। बहुत सारा ऐसे कंपटीशन सेक्टर होते हैं, बीपीएससी एग्जाम देते हैं या और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, उसमें 1 से अधिक आंसर भी देना पड़ता है। कोई ऑब्जेक्टिव देगा उसमें 1 से अधिक आंसर भी रहता है, ये हो सकता है 4 आंसर भी सही है, हो सकता है 3 आंसर सही है, हो सकता है किसी में 2 ऑप्शन भी सही है। इसलिए सारे जो ऑप्शन को सही तरीके से पढ़ना है, ओवर ग्लांस पढ़ना है, उसके बाद आपको मारना, आंसर बनाना। ऐसे नहीं अधेरबुन में ऑब्जेक्टिव है तो उसका कोई वैल्यूएशन नहीं देते हैं। सब्जेक्टिव यदि मान लिया जाए सब्जेक्टिव 5 नंबर का आपका पूछता है, आप सब्जेक्टिव अच्छे तरीके से नहीं बनाते हैं तो 3 नंबर या 2.5 नंबर आएगा। फिगर एक्सप्लेनेशन नहीं करते हैं, उदाहरण नहीं देते हैं, जैसे उदाहरण जस्ट लाइक यहाँ ज्वलंत उदाहरण फोटोसिंथेसिस आज बताया आज के क्लास में, ठीक है, मान लिया जाए फोटोसिंथेसिस आप परिभाषा देते हैं, उसके बाद आप एग्जाम्पल रिएक्शन नहीं देते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, 2 ही मार्क्स देगा वहाँ पर। और जो स्टूडेंट दोनों लिखा तो उसको मार्क्स मिलेगा, 3 नंबर की तुमको मिलेगा, जो नहीं लिखा तो उसको 2 नंबर मिलेगा। तो कंप्लीट आंसर देने का हमेशा ऑब्जेक्टिव अधेरबुन में नहीं बनाना, पहले क्वेश्चन समझना, ठीक है। सारे स्टूडेंट्स को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि क्वेश्चन पहले आप समझिए, ओवर ग्लांस पहले क्वेश्चन समझिए, तो उसके बाद आंसर ऑटोमेटिक हो जाएगा। ऐसे नहीं कि आप जो हड़बड़ी में ऑब्जेक्टिव का वैल्यू नहीं देगा, ऑब्जेक्टिव के ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का तो 1 नंबर ही मिलेगा, उसमें आधा नंबर या पौने नंबर नहीं मिलेगा, 1 नंबर का 1 नंबर सॉलिड मिलेगा। यदि आप 50% एग्जामिनेशन में कर दिया, आप लोगों को पता है 50% ऑब्जेक्टिव पैटर्न कर दिया, स्टूडेंट क्या होता है ऑब्जेक्टिव पे ध्यान नहीं देते हैं, तो 50% के लिए ऑब्जेक्टिव कमांड कर ले स्टूडेंट तो 50 नंबर ऐसे आ गया, 50 नंबर। बात रही 60% में फर्स्ट डिवीजन होता, यदि थ्योरी को अच्छा से ध्यान देगा तो 50 में 30 नंबर भी लाएगा, 50-30 कितना हो गया, 80 नंबर हो गया, 80% ऊपर ऐसे आ गया। और थोड़ा सा हल्का से ट्विस्ट कर लेगा, हल्का सा और ध्यान दे देगा, 5% और, ज़्यादा नहीं, 10-20% नहीं, 5% और ध्यान देगा, 85-90% ऐसे ही यूँ आ जाएगा। ईजी वे में खेलते हंसते खेलते नंबर आ सकता है इसमें।
और बहुत ही आसान है नंबर उठाना, बहुत ही ईजी है। थोड़ा सा ट्रिक्स और टेक्निक्स को अपनाना, तो ऑब्जेक्टिव को सही तरीके से पढ़ना, ओवर ग्लांस पढ़ना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में नंबर नहीं कटता, एक नंबर बना ले, एक का एक पूरा मिलेगा सॉलिड। 50 नंबर में 50 का 50 मिलेगा ऑब्जेक्टिव। लेकिन सब्जेक्टिव में 5 नंबर का 5 नंबर नहीं मिलेगा, गलत बना दिए या थोड़ा बहुत अनसेटिस्फाइड आंसर है तो उसमें 5 का 3 या 2.5 या 2 नंबर मिल सकता है। समझ में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस है, बहुत अंतर है। अब बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप लोग का कि ऑब्जेक्टिव पैटर्न कर दिया, इसमें मार्क्स उठा लीजिए। और ऑब्जेक्टिव पैटर्न ऐसा कर दिया, अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी में छक्का नहीं लगाया आप जो है तो बेकार है तब, ठीक है। छक्का लगा लेना है, ठीक है। हो सकता है कब फास्टर बॉलर आ जाए फिर, ठीक है। फास्टर बॉलर आ जाएगा फिर हम नहीं बना पाएगा। स्लो वाला आया, टप्पा मारा, एकदम बैट्समैन मारा, छक्का उठा के बाउंड्री लाइन से बाहर एकदम पूरा जो 90 मीटर से ज्यादा, एकदम 106 मीटर उठा दिया एकदम छक्का, तो छक्का लगा दो एकदम पूरा। फिर क्या हो सकता है, सिलेबस चेंज हुआ, नई शिक्षा नीति लागू हो गया, बहुत सारा चीज हो सकता है, बदलाव हो सकता है। तो जब हमको मौका मिले छक्का मार दीजिए, ठीक है। मौका मिले चौका मार दीजिए, छक्का मार दीजिए। तो जब उसका इंतजार नहीं करना है समय का, तो आप ऑब्जेक्टिव को सही तरह क्वेश्चन समझिएगा, आंसर सॉल्व हो जाए। मैथ में भी बहुत स्टूडेंट क्या होता है कि क्वेश्चन नहीं समझते हैं। न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन पहले पढ़ते नहीं है, पहले हड़बड़ा जाते हैं, नहीं बनने वाले, बड़ा सवाल। अरे क्वेश्चन तो पहले तुम पढ़ो, क्वेश्चन आसानी से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन पहले आप समझिए, क्वेश्चन समझ में अच्छा से आ गया ना, आंसर तुरंत निकल जाएगा सेकंडों में। आंसर आपको जो है मिनटों नहीं लगेगा, सेकंडों में आंसर निकाल दीजिएगा आप। यही चीज़ है, कोई भी न्यूमेरिकल से आप सेकंडों में बना सकते हैं। तो स्टूडेंट क्या होता है, 90% स्टूडेंट को ये देखा जाता है कि स्टूडेंट क्वेश्चन ही नहीं समझते हैं। पहले क्वेश्चन नहीं समझते हैं, आंसर कहाँ से बने। क्वेश्चन समझिए, आंसर हो जाएगा आसान से। क्या ये चीज़ है, ठीक है। तो वो चीज़ है, तो ये पत्ती है, पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है टॉपिक्स जो है। तो मुझे लग रहा है कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा क्लास तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। और जो है, और जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को उसको सब्सक्राइब कर देंगे, मैं बार बार बोलता हूँ। और सब्सक्राइबर बढ़ाएं हमारा, और 1000 सब्सक्राइबर से ऊपर हो जाए, मोनेटाइजेशन हो जाएगा, तो मैं अच्छे से अच्छा और वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, ताकि आपके मनोबल को बढ़ाता रहूँ, अच्छा नॉलेज पहुँचाऊँगा कंपटीशन लेवल तक, ठीक है। इसको लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। थैंक यू, आपका कृष्णा आनंद। ओके, थैंक यू।